आचमेनिद साम्राज्य नाम लेते ही ताकत का एहसास होता है। यह कोई मामूली साम्राज्य नहीं था, यह एक विशाल साम्राज्य था जो मिस्र की गर्म रेत से लेकर भारत के कोने तक फैला हुआ था। कल्पना कीजिए, यात्री इसकी भव्यता के बारे में कैसे किस्से सुनाते होंगे। लेकिन यह सब शुरू कैसे हुआ? यह छोटे स्तर पर शुरू हुआ, जैसे कि हर बड़ी चीज शुरू होती है। साइरस द ग्रेट नाम के एक राजा ने कई फारसी कबीलों को एकजुट किया। वह एक कुशल नेता था और जल्द ही उनका छोटा सा राज्य बढ़ने लगा। साइरस ने पड़ोसी देशों पर विजय प्राप्त की, लेकिन वह केवल एक विजेता नहीं था। वह उन लोगों के प्रति अपनी निष्पक्षता और सहिष्णुता के लिए जाने जाते थे जिन्हें उन्होंने जीता था। इसने उन्हें काफी लोकप्रिय बना दिया। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? एक विजेता जिसे लोग वास्तव में पसंद करते थे। ताकत और कूटनीति के इस मेल ने आचमेनिद साम्राज्य को मजबूत बनाया। इसने कुछ और भी बड़े के लिए मंच तैयार किया। प्राचीन भारत की भूमि से इनकाउंटर। आचमेनिद साम्राज्य एक बढ़ते हुए शेर की तरह था, जो हमेशा अधिक क्षेत्र के लिए भूखा रहता था। विशाल भूमि पर विजय प्राप्त करने के बाद उनकी निगाहें ईस्ट की ओर, उगते सूरज और भारत की समृद्ध हेद भूमि की ओर मुड़ गईं। अब भारत उस समय एक देश नहीं था, यह स्टेटों का एक समूह था। प्रत्येक का अपना शासक और संस्कृति थी। इसने इसे उन साम स्टेटों से थोड़ा अलग बना दिया जिनका सामना फारसियों ने पहले किया था। गांधार का क्षेत्र, जो वर्तमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान में है, अपने सामरिक इंपॉर्टेंस और उपजाऊ भूमि के लिए जाना जाता था। यह फैलते हुए आचमेनिद साम्राज्य के लिए एक आकर्षक पुरस्कार था। फारसियों ने भारत के धन, मसालों, सोने और शांतियार हाथियों के किस्से सुने थे। यह रहस्य और धन की भूमि थी और फारसी इसे अपने साम्राज्य में जोड़ने के लिए उत्सुक थे। डेरियस प्रथम, फारस का महान राजा, एक ऐसा शासक था जो बड़े सपने देखता था। वह साइरस द ग्रेट का योग्य नॉर्थाधिकारी था, जो अपने एडमिनिस्ट्रेशनिक कौशल और सैन्य शक्ति के लिए जाना जाता था। उनके रूल काल में आचमेनिद साम्राज्य अपने चरम पर था। डेरियस अपने साम्राज्य का ईस्ट की ओर विस्तार करने के लिए दृढ़ था और भारत अंतिम पुरस्कार था। उन्होंने सिंधु घाटी क्षेत्र को जीतने के लिए व्यक्तिगत रूप से अभियानों का एलईडी, जो अपनी उपजाऊ मैदानों और सामरिक इंपॉर्टेंस के लिए जाना जाता था। फारसी सेना अपने अनुशासित सैनिकों और उन्नत हथियारों के साथ एक थ्योर्जेय शक्ति साबित हुई। उन्होंने सिंधु घाटी में कूच किया, स्टेटों को जीत लिया और अपना डोमिनेंस स्थापित किया। डेरियस की महत्वाकांक्षा केवल भूमि पर विजय प्राप्त करने की नहीं थी। वह व्यापार मार्गों और भारत के संसा वेल्थों तक पहुंच को सुरक्षित करना चाहता था। सिंधु घाटी समुद्र से अपने संबंध के साथ अपार धन और व्यापार के अपॉर्चुनिटीजों का प्रवेश द्वार थी। डेरियस द ग्रेट के एलईडी में आचमेनिद साम्राज्य ने भारत में महत्वपूर्ण प्रवेश किया। उन्होंने सिंधु घाटी के एक बड़े हिस्से पर विजय प्राप्त की, जो उनके विशाल साम्राज्य के भीतर एक सैट्रपी या प्रांत बन गया। इस क्षेत्र में वर्तमान पाकिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्र शामिल थे। तक्षशिला, जो शिक्षा का एक प्रसिद्ध केंद्र था, और पुरुषार्थवती, एक प्रमुख शहर, उन महत्वपूर्ण सेंटरों में से थे जो आचमेनिद शासन के अधीन आ गए थे। फारसी कुशल प्रशासक थे। उन्होंने विजित प्रदेशों में कराधान और कानून व्यवस्था सहित शासन की अपनी प्रणाली लागू की। इससे स्थिरता और रीचि का थियोर आया। सिंधु नदी इस क्षेत्र की जीवन रेखा, आचमेनिद व्यापार नेटवर्क का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। इस महत्वपूर्ण जल मार्ग के साथ भारत से साम्राज्य के अन्य भागों में और इसके विपरीत माल जाता था। भाग 5, विजय का इंपैक्ट। एक नया ऑर्डर। आचमेनिदियों के आगमन पर भारत में आए बदलावों की कल्पना कीजिए।
उनकी विजय का इम्पैक्ट पूरे समाज में लोगों के जीवन जीने के तरीके और एक दूसरे के साथ बातचीत करने के तरीके पर पड़ा। सबसे महत्वपूर्ण ट्रांसफॉर्मेशनों में से एक प्रशासन में था। फारसी अपने शासन की संगठित प्रणाली के लिए जाने जाते थे। अपने विशाल साम्राज्य को सैट्रपाई नामक प्रोविंसों में विभाजित करते थे। इससे विजित इंडिया या टेरिटोरियो में एक नया क्रम आया। फारसियों ने अपनी खुद की सिक्के की व्यवस्था भी शुरू की। इसने व्यापार को मानकीकृत किया और लेन देन को बहुत आसान बना दिया। कल्पना कीजिए, विभिन्न बार्टरों के साथ अब और वस्तु विनिमय नहीं। फारसियों के आगमन से सड़कों और सिंचाई नहरों जैसी नई बुनियादी ढांचा परियोजनाएं भी आई। इससे न केवल अर्थव्यवस्था को मदद मिली, बल्कि साम्राज्य के भीतर लोगों और स्थानों को भी जोड़ा गया। ये परिवर्तन, जबकि महत्वपूर्ण थे, मौजूदा इंडियाई संस्कृति को मिटा नहीं पाए। इसके बजाय वे एक दूसरे के साथ मौजूद थे। जीवन के फारसी और इंडियाई तरीकों का एक अनूठा मिश्रण बना रहे थे। भाग 6, सांस्कृतिक आदान प्रदान। भारतीय जीवन पर फारसी प्रभाव। भारत में आचमेनिद उपस्थिति केवल राजनीतिक नियंत्रण के बारे में नहीं थी। इसने दो संस्कृतियों के बीच विचारों और ज्ञान के आदान प्रदान को जन्म दिया। कला और स्थापत्य कला में सबसे अधिक दिखाई देने वाले प्रभावों में से एक था। फारसी अपने महलों और जटिल नक्काशी के लिए जाने जाते थे। वे नई तकनीकें लेकर आए जो भारतीय परंपराओं के साथ मिश्रित हो गईं। आप इसे अशोक के स्तंभों जैसी संरचनाओं में देख सकते हैं। भारतीयों के पहनावे और श्रृंगार का तरीका भी प्रभावित था। बाजारों में रंगों और शैलियों का मिश्रण था। भारतीय दर्शन और गणित ने भी फारसी समाज को समृद्ध किया। भाग 7, प्रतिरोध और आत्मसात। भारतीय प्रतिक्रिया। किसी भी नई शक्ति के आगमन से चुनौतियां और अवसर दोनों मिलते हैं। कुछ भारतीय राज्यों ने आचमेनिद शासन का विरोध किया, जबकि अन्य ने इसे प्रगति का अवसर माना। उन्होंने अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए बहादुरी से लड़ाई लड़ी। प्रतिरोध की ये कहानियां स्थानीय किंवदंतियों का हिस्सा बन गई। कई भारतीय राजाओं ने फारसियों के साथ गठबंधन करना चुना। इससे व्यापार में वृद्धि और नई तकनीकों तक पहुंच मिली। आचमेनिद उपस्थिति के प्रति भारतीय प्रतिक्रिया प्रतिरोध और आवाज का मिश्रण थी। भाग 8, भारत में आचमेनिदों की विरासत। आचमेनिद साम्राज्य भले ही समाप्त हो गया हो, लेकिन भारत में इसकी विरासत गूंजती रही। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही कहानियों की कल्पना कीजिए। क्षत्रप व्यवस्था जैसी प्रशासनिक प्रणालियों ने भारतीय साम्राज्यों को प्रभावित किया। मौर्य साम्राज्य ने इस प्रणाली को अपनाया और अनुकूलित किया। फारसियों ने भारतीय कला और वास्तुकला पर अपनी छाप छोड़ी। पत्थर का उपयोग भारतीय वास्तुकला की परिभाषित विशेषता बन गया। आचमेनिद साम्राज्य के पतन के बाद भी सांस्कृतिक आदान प्रदान फलता फूलता रहा। भाग 9, निष्कर्ष। इंडियाई कहानी में फारस की एकोस। भारत पर आचमेनिद ऑर्डरन की कहानी इस बात की याद दिलाती है कि इतिहास शायद ही कभी सरल होता है। यह महत्वाकांक्षा और विजय की कहानी है, लेकिन सांस्कृतिक आख्यान प्रत्यान, अनुकूलन और थियो प्राचीन सभ्यताओं के एक साथ आने की स्थायी विरासत की भी है। उस मुठभेड़ की गूंज आज भी प्राचीन सिटियों के खंडहरों में, मंदिर की दीवारों पर, जटिल नक्काशी में और पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही कहानियों में सुनी जा सकती है। आचमेनिद ऑर्डरन ने इंडियाई सब कॉन्टिनेंट पर एक अमिट मार्क छोड़ी। इसने राजनीतिक बदलाव, आर्थिक परिवर्तन और एक स्थायी सांस्कृतिक इम्पैक्ट लाया, जो भारत के समृद्ध हेद इतिहास को आकार देता है। जब हम इतिहास के इतिहास का पता लगाते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि अतीत केवल तिथियों और इवेंटों का संग्रह नहीं है। यह मानवीय महत्वाकांक्षा,
लचीलापन और सांस्कृतिक आख्यान प्रत्यान की स्थायी शक्ति के धागों से बुनी गई एक टेपेस्ट्री है।